नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं भूकंप को लेकर, अर्थक्वेक को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों दिल्ली एनसीआर में एक भूकंप का झटका आया था और उससे सभी लोग दहशत में आ गए। और इससे पहले भी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में भूकंप के झटके आते रहते हैं, लोग उसे महसूस करते रहते हैं और कई बार तो उसकी वजह से कई बार बहुत बड़ी क्षति भी जान माल की होती है। ऐसे में आपदा के सामना के इस अंक में हम बात करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भूकंप है वो किस तरह से, क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं क्या, और अगर भूकंप से पहले की तैयारी हम अगर कर लें और भूकंप आने के बाद हम किस तरह से उसको लेकर हम अपनी गतिविधियां जो वो चला सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे। इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी आपको किस तरह से इसको लेकर जागरूक होने की जरूरत है, कम्युनिटी के लेवल पर किस तरह की जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान, विद्वान व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम उनका परिचय आपसे करा दें। सबसे पहले सफी अहमद हसन रिजवी सर हैं जो कि हमारे साथ हैं, आईपीएस हैं और सलाहकार हैं मिटिगेशन के एनडीए में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं रानू चौहान जी जो कि सीनियर कंसल्टेंट है भूकंप एनडीए में। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ साथ हमारे साथ तीसरी खास मेहमान डॉक्टर बबीता कुमारी हैं, वैज्ञानिक हैं और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत सभी सर मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से तमाम चीजें हम देख रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में अभी ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, किस तरह की तैयारी, अगर मैं कहूं सरकार के लेवल पे, एनडीएमए के लेवल पे, और हम किस तरह से हम कितने तैयार हैं इस तरह के भूकंप के झटकों को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये भूकंप जो आया इससे सबके लिए एक वेकअप कॉल थी और ऐसे भूकंप आते रहते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक एलिमेंट ऑफ फेटलिज्म है हम लोगों में कि भाई आएगा तो हमें कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज है और इससे बच के रहना है। इसमें नंबर वन थिंग जो हमको सबको करनी है, जो आज से घर बनाने जा रहे हैं अपना नया वाला, चाहे हम पहाड़ों में रहते हो चाहे शहरों में रहते हो, तो उसको प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड बनाना है। उसको किसी आर्किटेक्ट से पूछ के कि इसमें कौन सा बिल्डिंग कोड अप्लाई होना चाहिए, किस तरह से हम इसको सेफ रख सकें। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, क्योंकि आईटी इंजीनियर्स को ज्यादा सैलरीज मिल जाती हैं, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की धीरे धीरे कमी होती चली आ रही है। तो एक तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को इस चीज का ख्याल रखना है। और पर्सनली हम लोग जब घर में हो और भूकंप आए तो पहले ये हमेशा डिबेट दिमाग में चलती है कि हम बाहर भागें या अंदर ही रहें। बिल्कुल। तो उस डिबेट का बहुत सिंपल आंसर है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और आपके पास एग्जिट है तो आप तुरंत बाहर ओपन स्पेस में आ जाइए। ओके। और अगर आप नहीं निकल पाते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, तो आप कोई मेज ढूंढिए, उसके नीचे छुप जाइए, जिसको कहते हैं DCH, ड्रॉप कवर होल्ड। सो ड्रॉप कवर होल्ड मीन्स ड्रॉप डाउन, कवर कर लीजिए अपने को और होल्ड करिए किसी हार्ड चीज से, और या डोर फ्रेम के नीचे आ जाइए या इस तरह के कोई स्ट्रक्चरल पिलर जो बिल्डिंग के कोनों में होता है उसके पास रह जाइए, दीवार के पास ना रहिए। और जितने आपके घर में फर्नीचर और सजाने का सामान वामान होता है, इस सब को लूज टाइप के शीशे के में लोग रख देते हैं। तो ये चीज भूकंप में सबसे पहले गिर के आपको परेशान करती है। तो इसका सूक्ष्म आंसर ये है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने की। लेकिन रानू चौहान जी, हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारे देश में सिस्मिक जोन्स भी हैं, अलग अलग कौन से कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कौन कम है। ऐसे में आपको लगता है कि हम जब बिल्डिंग्स बनाएं उसमें इन चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखें कि भूकंप प्रोन एरियाज में बना रहे हैं तो हम किस तरह की बिल्डिंग्स बनाएं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिल्डिंग बनाने के दौरान? जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारे पूरे देश को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और उन 4 भाग का जो डिवीजन है वो BIS कोड के उसमें एक मैप है जिसमें कि वो जोन फैक्टर बताते हैं। जोन फैक्टर का मतलब है कि अगर जोन 4 है तो उसमें 0.36 एक फैक्टर है, उसकी वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं कि बिल्डिंग पे कितना फोर्स लगभग लग सकता है। तो सरकार ने कोड्स बनाए हुए हैं, हम उन कोड्स के हिसाब से उन जोन्स में जो घर हैं उसको उतनी मजबूती से बनाएं। और हाँ, बहुत सारे पहलुओं पे हमें चिंता करने की जरूरत है। एक आम आदमी को यह जानने की जरूरत है कि जब भी वो घर बना रहा है
जैसे कि वो कहाँ बना रहा है, लोकेशन बहुत मैटर करती है, कहीं फील्ड अप एरियाज में वो घर ना बनाए, या तो जब भी वो घर बना रहा है उसका जियो टेक्निकल असेसमेंट किसी भी जियो टेक्निकल इंजीनियर से कराए। दूसरा, जैसा कि सर ने पहले बताया कि सीस्मिक डिजाइन हमारे इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, उनसे डिजाइन कोड के हिसाब से अपना घर बनाए। तीसरा, जो भी क्या नाम है आपका मेंटेनेंस है वो रेगुलर करते रहें। दूसरा, जो चौथा जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो है कि कोई भी आपके ऊपर भारी सामान जो गिर जाता है उसको नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं, तो उन नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट को भी हमें वॉल से फिक्स करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रख के। लेकिन आपने कहा इन सारी चीजें हैं, मैं आप पे एक क्वेश्चन ले लूं फिर मैं बबीता जी के पास जाऊंगा। लेकिन अब देखिए, अब मेट्रो सिटीज में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां पे क्या लगता है कि बिल्डर्स जो बना रहे हैं, जो बायर्स है वो तो जाके लाखों करोड़ रुपए लेके खर्च करके उस घर को खरीद रहे हैं, लेकिन जो बिल्डर बना रहा है क्या उन तमाम चीजों को, उस पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है जिस बात का जिक्र आपने किया? जैसा कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और ये मैंडेटरी है कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, बिल्डर्स कहीं ना कहीं हद तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि सिटीजन्स ये क्वेश्चन पूछें, लोगों से ये क्वेश्चंस आए कि जो होम बायर्स हैं वो जाके पूछें, होम बायर्स आए वो पूछें कि क्या आपने ये पैरामीटर्स हैं, आप हमें कुछ बताइए कि कैसे ये बिल्डिंग भूकंप से को झेलने के लिए बनी हुई है। तो वो क्वेश्चंस जनता से आने बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, पब्लिक जो होम बायर्स हैं, जो घर लेने वाले हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप जहां घर लेने जा रहे हैं, जिस घर में आप रहने जा रहे हैं, वो क्या वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है या नहीं, ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। हमारे साथ बबीता जी भी हैं जो कि वैज्ञानिक है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से। बबीता जी, कई बार और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि भूकंप की बात हम कर रहे हैं, किस तरह से भूकंप क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं आसान शब्दों में? देखिए, भूकंप जो है एक ऐसी हलचल है जो धरती की सतह के नीचे चट्टानों में बहुत ही प्रेशर बढ़ने की वजह से होती है। जब ये प्रेशर चट्टानें सहन नहीं कर पाती हैं तो वो टूटने और चटकने लगती हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम भूकंप कहते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा निकलती है जो कि सीस्मिक वेव के रूप में हमें अपने अपने स्थान पर फील होती है, जो हम फील करते हैं कंपन को। तो ये केंद्र से शुरू होकर साइस्मिक वेव जो है हमारे स्टेशन तक हमें आती है, और अलग अलग स्पीड के हिसाब से अलग अलग साइस्मिक वेव्स हैं, जैसे कि प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, उसके बाद सरफेस वेव्स हैं। उनकी अलग अलग स्पीड के हिसाब से हमें वो अपने स्टेशन पर हमें रिकॉर्ड करते हैं और वो उसको देख सकते हैं, और उस रिकॉर्ड के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और क्या उसका डिफरेंस क्या है दोनों में, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जो है भूकंप के दो अलग अलग पहलू हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली सोर्स के बारे में जानकारी देता है, जो केंद्र पर ऊर्जा निकलती है वो हमारा मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हर स्थान पर हम एक ही बताएंगे। जैसे कि एक मैग्नीट्यूड 4 का हुआ तो हम दिल्ली में भी कहेंगे कि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ, और हम गाजियाबाद या नोएडा में भी कहेंगे कि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ। वो इक्वल होगा सब जगह पर। परंतु अगर इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो अलग अलग रहेगी हर स्थान पर। तो ये एक क्षति का पैमाना है जो एक स्थान पर एक भूकंप कम क्षति कर सकता है और एक जगह पर हमें महसूस भी नहीं हुआ, तो ये तीव्रता का पैमाना है। तो ये दोनों अलग अलग पहलू हैं इसके भूकंप के। दिल्ली एनसीआर में हमारे टोटल 25 सीस्मोमीटर्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही कोई भूकंप होता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी जानकारी जो है, क्योंकि सारा डेटा है वो ऑनलाइन से कनेक्टेड है वीसैट सैटेलाइट के थ्रू, तो उसके आपके पास सबसे पहले जानकारी जी सबसे पहले उसकी जानकारी आती है, और तुरंत प्रभाव से ये जानकारी जो है विभिन्न एजेंसियों को, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और बाकी के स्टेक होल्डर्स को भी प्रदान की जाती है। तो डराने के लिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है दिल्ली एनसीआर, कितना वल्नरेबल है, करोड़ों की आबादी यहाँ पे रहती है, डरने की जरूरत है क्या? अगर हम लोकल सिनारियो को देखें तो यहाँ पर जो फॉल्ट जोन्स हैं उनमें ज्यादा बड़ा भूकंप उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। तो अगर लोकल भूकंप जो है वो छोटा भूकंप ही आएगा, तो उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है।
परंतु जो हिमालयन क्षेत्र हैं वहाँ के भूकंप जो हैं वो थोड़े से बड़े आकार के या मेजर या मॉडरेट अर्थक्वेक जो आते हैं वो दिल्ली में भी उसकी कंपन महसूस की जाती है। तो वो भूकंप जो है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए घातक हो सकते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी बिल्डिंग से मैच कर जाए, तो रेजोनेंस की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो इस चीज का जैसा कि रानो मैडम ने और सर ने भी बताया कि हमें ध्यान रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन के समय कि हमें उस रीजन में ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर क्योंकि 4 जोन में है ये और हमें पता है कितना फोर्स एक बिल्डिंग ले सकती है, तो उसी बेस पे कंस्ट्रक्शन अगर की जाए तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन रिजवी सर, सबसे जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है, हमने देखा है कि चाहे कम्युनिटी लोग तो होते ही हैं जो आसपास के लोग हैं, एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजास्टर में। हमने देखा है भारत में, और प्रधानमंत्री ने भी इसकी कई बार तारीफ की है एनडीएमए की। किस तरह का रोल, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, एनडीएमए जो किस तरह का रोल प्ले करता है और सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर जाके और तमाम चीज़ों को वो संभालता है? तो देखिए सर, एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना था, उसके हिसाब से चलता है। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटी बनाई गई थी, उसके अधीन एक एनडीआरएफ बनाया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और ये फोर्स जो है 5 भाग होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। एक होता है प्रिवेंशन, फिर होता है मिटिगेशन यानी कि रिस्क रिडक्शन, फिर प्रिपेयर्डनेस जो आप बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक में प्रिपेयर्ड कैसे होना है, फिर रिस्पांस जो एनडीआरएफ करता है। तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस कर दी गई है रिस्पांस पे। और 5वां होता है रिकंस्ट्रक्शन, जो बात की बात है। तो एनडीआरएफ में ज्यादातर पुलिस के अधिकारी होते हैं जो डेपुटेशन पे आते हैं, और वो लोग, उनके कई कैंप्स बने हुए हैं पूरे इंडिया में। तो जहां जहां सेंसिटिव जोन्स हैं, रिस्की जोन्स हैं, वहां पे वो रहते हैं। उनकी उसी तरह की ट्रेनिंग है, जैसे हिमालयाज में होंगे तो फ्लैश फ्लड्स और अर्थक्वेक को डील करने की ट्रेनिंग है, उस तरह का इक्विपमेंट उनके पास होता है। लेकिन सिर्फ एनडीआरएफ ये नहीं कर सकती है। इसके लिए हर प्रदेश में एसडीआरएफ बनाई गई है, स्टेट डिजास्टर के लिए। तो वो अब एक्ट में एक संशोधन किया गया, उसमें भी वो ले आए गए हैं एसडीआरएफ। तो इस तरह से एसडीआरएफ भी पूरे स्टेट को नहीं देख सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, एसपीज हैं, उनको इस चीज की अपने पास एक इन्वेंट्री रखनी चाहिए कि 4-5 तरह के मेन डिजास्टर हमारे एरिया में आते हैं, तो वो उनके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। जैसे अर्थक्वेक में मेनली होता है कि लोग बिल्डिंग के नीचे दबते हैं, उनको निकालने के लिए आपके पास कटिंग मशीन होनी चाहिए। वो कटिंग मशीन को चलाने के लिए पावर कहाँ से आएगा, बैटरी कहाँ से आएगी। तो ये सब चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होनी चाहिए। इसीलिए डीडीएमएस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो कोशिश ये भारत सरकार की रही है ओवर द लास्ट मेनी इयर्स कि इसको धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाओ। तो एनडीएमए एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है कि ये चीजें करनी चाहिए, और स्टेट्स को गाइड करती है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस को एक साथ लेके आती है। और उस तरह से एक हम लोग मान लीजिए एक बड़ा सा पॉलिसी थिंक टैंक भी है भारत सरकार के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्क है वो एनडीएमए का, एनडीआरएफ का। हम देखते हैं किसी भी आपदा के दौरान, चाहे वो हमने अभी कुछ सालों पहले देखा केरला में, और जहां भी इस तरह की चीजें आती हैं एनडीआरएफ के लोग वहां पहुंच जाते हैं। और एक भरोसा भी लोगों के मन में है कि अगर कुछ इस तरह की चीजें होती है तो एनडीआरएफ के लोग आएंगे और हम सेफली वहां से बचकर निकल जाएंगे। हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, उससे पहले बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपका फ्लैट भूकंप से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना के इस अंक में हम बात कर रहे हैं भूकंप को लेकर। भूकंप को लेकर हम कितने तैयार हैं, भारत कितने तैयार है, और इसको लेकर और क्या कुछ तैयारियां की जा सकती है। हमारे साथ लगातार तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। रानू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि हम अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग बनाना चाहिए, ऐसे में वो क्या कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जिनको कि जो बिल्डर बना रहा है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, और जो बायर्स हैं उनको भी इस तरह की चीजें जानकारी होनी चाहिए कि भाई आप जब कहीं घर बना रहे हैं या फिर किसी मल्टी स्टोरी में आप घर खरीदने जा रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए पहले से?
जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने भूकंप को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कोड बनाए हैं। पहला कोड जो बेसिक कोड है, जो कि बिल्डिंग को डिजाइन करने में यूज करना चाहिए, वो है 1893, इंडियन स्टैंडर्ड 1893 2016। उसका अभी लेटेस्ट रिवीजन भी हम कर रहे हैं, जो कि हाल ही में उस लॉन्च होगा। दूसरा और भी कोड्स हैं, जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए दो मेन पैरामीटर्स हैं। एक तो बिल्डिंग मजबूत हो, उसकी स्ट्रेंथ हो, और दूसरा उसमें डक्टिलिटी बोलते हैं, लचीलापन हो। जैसे ही उस पे भूकंप का फोर्स लगे तो बिल्डिंग मूव कर पाए। तो इन दो पैरामीटर्स पे जो दूसरा पैरामीटर है डक्टिलिटी, उस पे भी कोड है, दैट इज IS 13935। वो भी 2016 का है और उसका भी हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि 2025 में इस साल में रिलीज होगा। और भी बहुत सारे मायने हैं जो कि हमें याद में ध्यान में रखने हैं। अगर पहले हमें ये भी जानना जरूरी है क्या हमारी बिल्डिंग वल्नरेबल है, तो उस वल्नरेबिलिटी फैक्टर को करने के लिए 4 मेथड हमारे पास हैं। जो पहला मेथड है वो है रैपिड विजुअल सर्वे। इसमें आपको सिर्फ बिल्डिंग के बाहर रहना है और बिल्डिंग को देखना है। उसको देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि पास्ट अर्थक्वेक में हमें पता है कि किन पैरामीटर्स की वजह से हमारी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन पैरामीटर्स को देख के हम बिल्डिंग को असेस कर सकते हैं कि हाँ, ये बिल्डिंग हमारी अर्थक्वेक के लिए वल्नरेबल है। दूसरा मेथड लेवल 2, जिसमें कि थोड़ा बिल्डिंग के अंदर जाना है और क्रैक्स और कुछ ऐसे पैरामीटर्स देखने हैं जो कि कोड्स में हैं। उसके उन पैरामीटर्स की वजह से और हम आगे जा सकते हैं कि क्या ये थोड़ी सेफ है, क्योंकि हमारी इंडिया में इतने सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं, तो हम हर किसी के लिए असेसमेंट नहीं कर सकते, हर किसी को रेट्रोफिटिंग नहीं कर सकते। और टेरेन भी तो अलग अलग, कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं मैदानी एरिया है, तो हर किसी के लिए भी तो अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स अलग पहाड़ी हैं। एरिया में आप घर बना रहे हैं तो इस तरह के बनाएं, मैदानी इलाके में बना रहे हैं तो इस तरह की चीजें बनाएं। जी, पैरामीटर्स अलग है। जैसा कि आपने कहा कि पहाड़ी एरिया है तो उसके लिए जोन फैक्टर है, किस तरीके का फोर्सेस आने वाला है, उस फोर्स के लिए जो भी बिल्डिंग्स हैं उस तरीके से डिजाइन किया जाए। और तीसरा चौथा मेथड जो है वो है डिटेल्ड असेसमेंट, जिसमें कि कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी है, जो कि लैब्स और कंप्यूटर्स में सिमुलेट करके उन बिल्डिंग्स का असेसमेंट किया जाता है। ऐसे में बबीता मैम की ये भी देखा गया है कि जैसे कि हमने कहा कि ये सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि किस तरह से पूरे इंडिया को किन किन जोन्स में डिवाइड किया गया है, और कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो सकता है, कौन सा जोन है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित भूकंप से हो सकता है वो कौन से हो सकते हैं, जानकारी के लिए। जी एक्चुअली जो भारतीय मानक ब्यूरो है उन्होंने पूरे देश को 4 जोन्स में बांटा है, जोन 5, 4, 3 और 2। तो जोन 5 जो है वो भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है, और जोन 5 में जो इलाके हैं हमारे भारत देश के, वो आते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर के इलाके, फिर हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार के वो इलाके जो नेपाल के बॉर्डर के साथ लगते हैं, फिर उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, ये सभी जोन 5 में आते हैं। और गुजरात का कुछ इलाका है जो जोन 5 में है। उसके अलावा जो जैसे कि दिल्ली और बाकी के जो इलाके जो जोन 5 से लगते हैं वो जोन 4 में आते हैं। तो ये पूरा मैप अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जोन 5 जो है वो भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वहां पर भूकंप के होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और वहां पर बड़े और मॉडरेट या मेजर भूकंप भी हो सकते हैं, जो कि हिमालय के क्षेत्र हैं। हिमालय के क्षेत्र में जो आपका उत्तर पूर्वी हमारे इलाके हैं वो सारे इलाके, और इधर से अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर पश्चिम में जो हमारे राज्य हैं वो सभी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। तो हमें वहां पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम दूर के इलाकों की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि दूर से आने वाले भूकंप भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए कई बार नुकसानदेह हो सकते हैं। तो हमेशा ही अर्थक्वेक भूकंप रोधी इमारतों का चयन हमें करना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा भूकंप के लिए तैयार रहें और इसकी तैयारी पहले से करके रखें। लेकिन रिजवी सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि अगर भूकंप आ गया, इस तरह के डिजास्टर आ गए, तो जो कम्युनिटी है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, इंडिया में उनको प्रशिक्षित करने का भी काम करती है। तो ऐसे में कम्युनिटी का क्या रोल हो जाता है, या फिर उससे भी सूक्ष्म चलो तो एक व्यक्तिगत तौर पे जो वहाँ पे लोग हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते, कितना इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है? तो जैसे हम लोग काफ़ी अवेयरनेस पे ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे ये प्रोग्राम है ये अवेयरनेस के लिए ही है।
तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग स्टेट्स को भी बात करते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस रहे। और कभी कोई भूकंप आता है तो उसके बाद अवेयरनेस की हम लोग टेक्निक्स जो हैं, जो होती हैं, उनको थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में कम्युनिटी की अवेयरनेस बढ़ाना और कम्युनिटी के थ्रू, कम्युनिटी लेड, जैसे भुज अर्थक्वेक हुआ था, तो उसमें ये नहीं हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जाके घर उनके फ्रेशली बनाएंगे, वो था ओनर लेड कंस्ट्रक्शन। मतलब ओनर की जिम्मेदारी, फंड्स हम देंगे आपको इंजीनियरिंग में मदद करेंगे कि इस तरह से करिए, लेकिन ओनर लेड होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया है, 2 नए पहलू शुरू किए हैं एनडीएमए में। तो पहला ये है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है मीटिंग करने के लिए। उसका एक कायदे का नाम रख दिया कोडर, CODRR, कमिटी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, नेशनल एक्सपर्ट्स, प्राइवेट पीपल, पब्लिक पीपल, स्टेट पीपल, डिस्ट्रिक्ट पीपल, सबको इन्वॉल्व करके धीरे धीरे एक साथ करके उनकी सबकी मीटिंग्स और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उससे अवेयरनेस भी बढ़ रही है, स्पेशली इन द पॉलिसी मेकर्स और जो इम्प्लीमेंटर्स हैं। और दूसरा चीज जो है, जो भारत सरकार ने हम लोग से कहा आप लोग डिजाइन करिए, तो एक नेशनल लेवल पे एक अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम बनाया गया है। तो उसमें अभी वो अप्रूवल की कई स्टेजेस होती हैं, उसमें है, क्योंकि काफी पेचीदा सवाल होते हैं उसमें हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग पे काफी ध्यान दे रहे हैं, ताकि इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, और उनके नीचे जो लोग हैं उनको भी ट्रेन किया जाए। तो ये ओवरऑल हम लोग का पर्सपेक्टिव। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अरुण जी ये बताएं कि जो बिल्डिंग हम बनाने की दिशा में जा रहे हैं या जहां हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहां तो आपने असेसमेंट कर लिया, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, क्या उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है या फिर ये नहीं हो सकता? नहीं, आपने सही कहा। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको अर्थक्वेक रेजिलेंट बनाया जा सकता है। उस पे कोड्स भी हैं, एनडीएमए ने भी उस पे गाइडलाइन इशू की है कि जो भी पुराने भवन हैं उनको रेट्रोफिट कैसे किया जाए। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, जो आम जनता में कंफ्यूजन है, कि रिपेयर और रेट्रोफिटिंग को दोनों एक ही मानते हैं। रेट्रोफिटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सिंपल दरारों को भर दें और आपके घर मजबूत हो जाएंगे, या हर नॉर्मल रिपेयर कर दें, पेंट करा दें बाहर से, नहीं। रेट्रोफिटिंग का मतलब है जो पुरानी इमारत है उसको, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो आने वाले भूकंप को झेल पाए, उसमें कैसे डक्टिलिटी, लचीलापन लाया जाए ताकि वो आने वाले भूकंप को झेल पाए। जो रेट्रोफिटिंग के तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। रेट्रोफिटिंग बहुत लेवल पे की जा सकती है, जैसे कि जो आम जनता का घर है उसका सिर्फ इतना पर्सपेक्टिव है कि उसकी बिल्डिंग्स गिरे ना और उसकी लाइफ बच जाए। उसको लाइफ सेफ्टी लेवल 1 है, जो कि कम पैसों में हम अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन वही हमारे स्कूल्स हैं, वही हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो कि भूकंप के बाद हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल वर्केबल रहें, क्योंकि जो भी इंजरी हुई उसको ट्रीट कर सके, और हमारे स्कूल बचे रहें ताकि हम स्कूल को एज अ शेल्टर यूज कर सकें। तो उसके लिए डिटेल्ड असेसमेंट्स हैं, डिटेल्ड रेट्रोफिटिंग मेथड्स हैं, जो कि काफी लेवल पे की जाती हैं। तो जो ओनर्स हैं, अगर वो कहें कि हम रेट्रोफिटिंग करवाना चाहते हैं अपने घर का, तो ऐसा हो सकता है सरकार की तरफ से, वो असेस करके अगर उनकी पुरानी बिल्डिंग है तो ऐसा उसको किया जा सकता है? जी, ऐसा किया जा सकता है। और भारत सरकार और इवन राज्य सरकारों ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, जो कि हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट। तो जैसे कोई भी आंगनवाड़ी स्टेट ऑफ उत्तराखंड में लिया गया है, उस आंगनवाड़ी को कैसे रेट्रोफिट किया जा सकता है। बेसिक वो दीवारों पे लिखा गया है कि आप इतना सरिया लीजिए, ये प्लास्टर लगाइए, ताकि आप घर को एक मजबूत, ताकि कोई भी अर्थक्वेक आने पे वो एक बिल्डिंग एक बॉक्स की तरह रिएक्ट करे, ना कि आप वॉल आप पे गिर के आपको क्षति पहुंचाए। बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन बबीता जी, क्या कई बार लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं भविष्यवाणी कर सकते हैं, इतने अगर तबाही हो सकती है, क्षति होती है, तो वो पहले से हम उसको भविष्यवाणी कर ले, क्या ये मुमकिन है क्या? देखिए, आज तक के ज्ञान के हिसाब से तो भूकंप की पूर्ण रूप से, मतलब 100% सटीकता से हम नहीं कह सकते कि कितना बड़ा भूकंप कब और कहाँ आएगा। तो ये प्रिडिक्शन करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, परंतु हम ये जानते हैं कि भूकंप के लिहाज से कौन कौन से इलाके संवेदनशील हैं, तो उन पे हम काम कर सकते हैं। उसकी जानकारी अगर हमें पहले से होगी तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, वहां पर भवन निर्माण, मतलब भूकंप रोधी भवन निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने कहा कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि
अर्थक्वेक होने के बाद जो प्राइमरी वेव निकलती है उसके बेसिस पर ये बताया जाएगा कि सेकेंडरी वेव कब आएगी। तो इसको आने के लिए बताने के लिए जो हमारे पास समय है वो 40-50 सेकेंड या तकरीबन 1 मिनट तक का समय रहेगा, परंतु यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है यदि हम अपने क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को उस समय पे बंद कर दें, जैसे कि डैम हो गए या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, हाई स्पीड रेल्स हो गई। तो अगर हम उनको उस समय में सेकेंडरी वेव के आने से पहले बंद कर दें तो हम जान माल की क्षति को कम से कम कर सकते हैं भूकंप के दौरान। हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि हम सभी मेहमानों से एक एक लास्ट में रिएक्शन ले लें। रिव्यू सर, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक आखिर में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? भूकंप आना है, आएगा ही, कैसे खुद को वो बचाव रख सकते हैं? सो ये पॉइंट्स तो हम लोगों ने काफी बता दिए, टेक्निकल वाले, कम्युनिटी वाले भी। एक चीज है इंश्योरेंस। हाँ, लोग होम इंश्योरेंस नहीं लेते हैं इंडिया में, सिर्फ 8% पेनिट्रेशन। मैंने ले रखा है। आपने लिया है तो आप 8% में हैं। बाकी 92% जो है उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए। और इंश्योरेंस में आप अर्थक्वेक जरूर ऐड करिए, क्योंकि जब आता है 150 साल में एक बार आएगा। जैसे मैडम ने बताया 1726 में आया था, 300 साल हो गए हैं। तो अर्थक्वेक इंश्योरेंस लीजिए और अपने को आगे के लिए रेडी रखिए। ठीक है रानू मैम। मेरा लास्ट में कम्युनिटी से ये डिमांड है कि हमें प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है, तो अपने लेवल पे प्रिपेयर रहें, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड की ड्रिल करते रहें, अपना फैमिली इवैक्यूएशन प्लान बनाएं, इमरजेंसी किट अपने साथ रखें, और एटलीस्ट घर में जो आपके नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट हैं जो कि किसी भी हल्की सी शेकिंग से भी आपके ऊपर गिर सकते हैं, उनको आप दीवार से लगा के, सटा के उनको एंकरिंग करके रखें। ठीक है बबीता जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि भूकंप के दौरान या फिर भूकंप से पहले कभी भी पैनिक ना हो, मतलब कि संयम बरतें और पैनिक या फिर अफवाहों पर भी विश्वास ना करें। तो हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि हमारे देश में सरकार के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और हर चीज़ में डिसास्टर में हम काम कर रहे हैं। तो पैनिक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से अफवाहों पर विश्वास करके लोग गलत चीज समझ के रिएक्ट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, और जो तैयारी है भूकंप को लेकर, देखिए भूकंप की भविष्यवाणी तो मुश्किल है, लेकिन अगर भूकंप आता है तो उसके पहले की तैयारी, जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा, और उसके बाद किस तरह से आप खुद को बचाव कर रख सकते हैं, कम्युनिटी का बचाव कर सकते हैं, जानमाल का बचाव कर सकते हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अफवाहों पर ध्यान न दें, ये लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम बस इतना ही। रिजू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रानू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत, आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आपदा के सामना के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।